सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोले सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आई हैं? सूक्ष्म जीव की अगला 2.1 बगीचे और मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए कि आप क्या देखते हैं। क्रियाकलाप: एक तालाब पोखरे से जल की एक बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए कि क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म जीव जब आपको दिखेंगे तो इसका परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी की अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परिपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ये दे रखा है स्पाइरल मतलब गोल गोल जीवाणु। ये छड़नुमा मतलब लंबे लंबे जीवाणु, ये जीवाणुओं के लिए हो गया। ये क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कार्टून की तरह है। स्पाइरोगाइरा एक खड़ी लंबी शैवाल। अमीबा देख सकते हैं। पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ होते हैं ये दोनों। राइजोपस या ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम या एस्पाइरजिलस, ये तीनों कवक हैं। कवक के बाद आपको आ जाएगा मिलेगा विषाणु ये हम बिल्कुल मच्छर की तरह दिख रहा है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, या बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं या मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जैसे कि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक एवं जीवों से रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। विस्तार से अध्ययन में पहला मित्रवत सूक्ष्म जीव देखिए। मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन विषाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषध उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुनाने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है।
सूजी, इडली और भुट्टे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3 एक बर्तन में आधा केजी यानी 1/2 kg आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ दीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आपने गूँथे हुए मैदे का उठा हुआ या फूला हुआ पाया। ईस्ट पाउडर के साथ मैदा, नीचे खमीर द्वारा उठा हुआ या उठी हुई मैदा ईस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6 या बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। की बीकर लेकर जिसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इनमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थानों पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। सूंघ के देखने के बाद आपको यह गंध एल्कोहल की होगी, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इसी प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवकों से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रीमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन स्तरीय हरे रंग का फफूंद की छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा तथ्य यह पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इसी प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन ये पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भर पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतना ही प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ही ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सूक्ष्म सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन या टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षित होती है। इसी प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते
हैं। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल चित्र 2.7 वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक कहते हैं। ये दे रखा है नीले हरे शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सायोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बागीचों से पत्तियों फल सब्जियों को कचरा एकत्र करके उसे निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उसने विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गई। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी के आधे भर दीजिए। इन्हें ए तथा बी चिन्हित कर दीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भी भर दीजिए तथा दूसरे बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच एवं खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक एक करके एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कर लीजिए। क्या आपको दोनों गमले की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर अभिलक्षित होगा? आप देखते हैं कि गमला एक की पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों के द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उसके खाद्य में बदल दिया गया। इसी प्रक्रिया से बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादपों को कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों द्वारा जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण की शुद्धता कर सकते हैं। हानिकारक एवं सूक्ष्म जीव अन्य प्रकार से हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों से रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सूक्ष्म जीव मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल अथवा भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतुओं के सीधे संपर्क में आने पर भी रोगों का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा काय की संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सर्दी, जुखाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक विषाणु या वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के हमारे साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोग का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हम छींकते समय अपने मुंह नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जबकि मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्नान संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे दूषित भोजन करेगा उसे बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनीफिलीजा चित्र 2.8 मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर
प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? मादा इन्फ्लुएंजा। आप अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायर एवं फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः हमने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपना कर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। पहला रोग कारक सूक्ष्म जीव संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। 6 रोग होता है जीवाणु की जरूरत से। इस संचरण का तरीका वायु है। खसरा, ये खसरा कहिए चाहे मीसल्स, ये भी वायरस वायु में फैलने से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है वायु और सीधे संपर्क में। पोलियो वायरस या वायु या जल से। इसको रोकने के लिए रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीका कराना। हैजा टाइफाइड जीवाणु से होता है जल एवं भोजन या जल से। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबलता पेय जल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है जो जल उबलते हुए पेयजल का उपयोग टीकाकरण। मलेरिया प्रोटोजोआ से मच्छरदानी के प्रयोग, मच्छर भगाने के वाली रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरना वे दूसरे जंतु में भी रोग। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग कारण फसल की उपज में भी कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादपों रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 2.1 सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप रोग, सूक्ष्मजीव और जल संचरण का तरीका। नींबू कैंकर जो जीवाणु द्वारा होता है, वायु से फैलता है। गेहूं का रस्ट कवक वायु एवं बीज में होता है। भिंडी की पित्त वायरस कीट के द्वारा होती है। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। बुझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे बमन उल्टी होने लगी। उस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन जाता है भाई। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन कराने से खाद्य विषाक्तता हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण अध्याय में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रूप रंग में भी परिवर्तन आ जा सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिन तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि ये सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम घरों
अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय करना सीखें। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्लों का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोनेट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट समानतः परिरक्षक हैं। जैम एवं क्वैश बनाने में इनका रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्यतः नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गर्म और ठंडा करना। अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबलने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पश्चीकृत है। यानी पश्चीकरण क्या है? पश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसलिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर यानी 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पश्चीकरण कहते पड़ गया। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधिशील की गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिसमें सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लैंगियम पौधे दलहन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लैंगियम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी ताड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। ये नाइट्रोजन लैंगियम पौधे की जड़ की ग्रंथियां दे रखा है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनके से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। 2.10 पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती हैं। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये नाइट्रोजन का साइकिल चक्र दे रखा है। नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन गैस नीचे से आपको आती है, देख लीजिए। मिट्टी की उपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिक नीचे से चलते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, फिर से नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन पहुंच जाता है। उसके बाद तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दूसरी इसमें नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण। फिर से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना है। आइए, मिट्टी वाले से पौधों का अवशोषण होता है। पौधे से जंतुओं
द्वारा पौधों का खाना, फिर से उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, फिर से इसी मिल जाना, तो ये नाइट्रोजन चक्र है। इसमें हमने सीखा क्या, प्रमुख शब्द से शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु का वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पश्चरीकरण, रोगजनक, और आपका अगला रोगजनक के बाद परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, वैक्सीन, विषाणु और ईस्ट। और आपने सीखा क्या कि सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते। ये बर्फीले शीत मौसम से उछल झरने और मरुस्थल से दलदल तक हर एक प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहते हैं। सूक्ष्मजीव जलीय वायु, मिट्टी, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादों में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन की विषाक्तता कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। अधिगमन की क्रियाकलाप की परियोजनाएं देख सकते हैं। और ये क्या आप जानते हैं कि जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य की बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव है इसलिए ये कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए। ये कास्टिक सोडा की झीलें और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए। ये अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। ये संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार के जीवाणु कैमरा पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह